मेरा नाम भावना है। मेरे भाई का दोस्त उनकी शादी अटेंड करने के लिए अमेरिका से आया तो शादी में मौजूद सारी लड़कियों ने उसे पसंद किया, लेकिन उसने मुझे देखा और मुझे पसंद करके मुझसे शादी कर ली। मुझे अमेरिका ले आया। मैं बहुत खुश थी। रोजाना ही घर वालों को फोन करती थी। हर कोई मेरी किस्मत की तारीफ करता था। एक दिन मेरा पति घर आया तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उस दिन उसने मुझे बहुत मारा और फिर कुछ दिनों बाद ही डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया। मैं कुछ दिन सड़कों पर सोती रही और फिर एक होटल पर जॉब कर ली। एक दिन होटल के मालिक ने मुझे बुलाया। वो बहुत ही उस समय था। उसके हाथ में भी वही लिफाफा था। मेरे तो होश ही उड़ गए। जब मालिक ने मेरी शादी नमन से हुई थी, वो मेरे भैया का दोस्त था। मुझे यकीन था कि मेरी जिंदगी अब खुशियों से भर जाएगी, खास तौर पर जब ये बात हुई कि वो शादी के बाद मुझे अमेरिका ले जाएगा, और शादी के बाद उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। पासपोर्ट और कागजात वगैरह सब तैयार हो चुके थे, और फिर वो दिन भी आ गया जब मैं अपने माता पिता और भाई बहन को छोड़कर उनसे विदा होकर फ्लाइट में बैठ गई थी। मैंने अपने फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोचा था। ये खूबसूरत घर, प्यार करने वाला पति और एक सुकून भरी जिंदगी। मगर मुझे नहीं पता था कि ये सपना कितनी जल्दी एक भयानक हकीकत में बदल जाएगा। अमेरिका पहुंचने के बाद शुरुआत के दिन तो बहुत अच्छे से गुजरे थे। नमन रोज मुझे घुमाने के लिए ले जाते थे। मैं रोज घर वालों को फोन कर दिया करती थी और बताया करती थी कि मैं बहुत खुश हूँ। सब मेरी किस्मत की तारीफ करते थे। एक दिन नमन काम से लौटे तो उनके हाथ में एक लिफाफा था। वो बहुत ही गुस्से में थे। बेवजह ही मुझे गालियां देने लगे थे और झगड़ा शुरू कर दिया। मैंने उनसे जब वजह पूछी तो उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे खामोश करवा दिया। बस उस दिन से ही उनका व्यवहार बदल गया था। वो रोजाना मेरा मोबाइल चेक किया करते थे, सारे मैसेज पढ़ते थे, और फिर एक दिन उन्होंने मेरे बैग से मेरा पासपोर्ट उठाकर अपने कब्जे में ले लिया था। उस दिन मुझे एक अजीब सा डर महसूस हुआ था, जैसे किसी ने मेरे पर काट दिए हों। मेरी खुशियों से भरी जिंदगी कैद खाने में बदलकर रह गई थी। नमन ने मुझे घर से बाहर निकलने से मना कर दिया था, और अगर मैं कभी जाना भी चाहती तो वो मेरे साथ जाया करते थे। वो मुझे किसी से भी बात नहीं करने देते थे। घर में भी मैं अकेली ही रहती थी। उन्होंने मुझे किसी से मिलने जुलने की इजाज़त भी नहीं दी थी। न किसी दोस्त, न किसी रिश्तेदार से बात करने की परमिशन भी नहीं थी। मेरे पेरेंट्स से भी मेरी बातचीत बहुत कम होती थी। उन्होंने मुझे हर तरह से अकेला कर दिया था। शारीरिक अत्याचार की शुरुआत भी धीरे धीरे हो गई थी। पहले पहले तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, फिर धक्के देना शुरू कर दिया, और फिर अब ये सब कुछ उनका रूटीन बन गया था। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी। मेरी आत्मा जख्मी हो रही थी, मगर मैंने हार नहीं मानी थी। मैंने अपने आप से वादा कर लिया था कि मैं जिंदा रहूंगी। मैं इस जुल्म के सामने नहीं झुकूंगी। हर जख्म, हर आंसू मुझे और मजबूत बना रहा था। मैं आईने में देखती और खुद से कहती थी कि भावना, तुम हार नहीं मानोगी, तुम जिंदा रहोगी। हर रात में छुप छुप कर रोया करती थी। अपने बीते हुए खूबसूरत दिनों को याद किया करती थी जब मैं आज़ाद थी, अपने फैसले खुद करती थी। अब मेरी जिंदगी का हर लम्हा नमन के रहमो करम पर था। मैं एक पिंजरे में बंद परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी, मगर उड़ नहीं सकती थी। उसने मुझे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था। मेरा कोई दोस्त नहीं था, कोई सहारा नहीं था, और मैं किसी से अपनी हालत शेयर भी नहीं कर सकती थी। उसने मुझे धमकाया था कि अगर मैंने किसी को भी कुछ भी बताया तो वो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। ये धमकी मेरे लिए सबसे बड़ा डर थी। मेरे माता पिता के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए मैं खामोश थी। मैंने कई बार वहां से भागने की भी कोशिश की थी, मगर मैं हमेशा नाकाम रही थी। वो इतना होशियार था कि मुझे कभी अकेला छोड़ता ही नहीं था, और अगर कभी मैं बाहर निकल भी जाती थी तो वो मुझे ढूंढ लिया करता था और फिर मेरे साथ मारपीट पर उतर आता था। मैंने महसूस किया था कि मेरा शरीर और मेरा दिमाग दोनों ही थक चुके हैं, मगर मेरी आत्मा में एक चिंगारी अभी भी बाकी थी। वो चिंगारी उम्मीद की और आज़ादी की थी, और एक बेहतर जिंदगी की थी। मैंने अपने आप से वादा कर लिया था कि ये सब हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। एक दिन आएगा जब मैं इस कैद से आज़ाद हो जाऊंगी। मैंने अपने अंदर की आवाज़ को सुनना शुरू कर दिया था, जो मुझे हौसला देती थी, मुझे बताती थी कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। इस दौरान मैंने अपने इर्द गिर्द के माहौल की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी थी।
मैंने देखा था कि लोग कैसे आज़ाद जिंदगी गुजारते हैं, कैसे अपने फैसले खुद करते हैं। ये सब देखकर मेरे अंदर की तड़प और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। मैंने अपने आप को दिमागी तौर पर मजबूत करना शुरू कर दिया था। मैंने चुपचाप इंग्लिश भी सीखने की कोशिश की थी। टीवी देखकर, किताबें पढ़कर मुझे पता था कि अगर मुझे जिंदा रहना है और आज़ाद होना है तो मुझे इस देश के तौर तरीकों को समझना होगा। मैंने अपने आप को तैयार कर लिया कि जब भी मौका मिलेगा मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगी। ये कैद खाना सिर्फ मेरे शरीर के लिए था, मेरी आत्मा अभी भी आज़ाद थी। मैंने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और मुझे यकीन था कि एक दिन मैं इस ताकत को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को दोबारा हासिल कर लूँगी। ये एक मुश्किल सफ़र था, मगर मैं तैयार थी। हर गुजरते दिन के साथ मेरे अंदर की आग और भी भड़कती जा रही थी। मैंने अपने आप को ये महसूस करवाया था कि मैं एक फाइटर हूँ और मैं अपनी जंग लड़ूंगी। ये सिर्फ शरीर की कैद नहीं थी, ये मेरी आत्मा को भी कैद करने की कोशिश थी, मगर मैंने उसे कामयाब नहीं होने दी। मैं अपने आप को उम्मीद दिलाती थी कि एक दिन मैं इस कैद से आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूंगी। नमन की धमकियों मेरे कानों में हमेशा गूंजती रहती थी, मगर मैंने अपने अंदर एक दीवार खड़ी कर ली थी जो इन गलत बातों को मुझ तक पहुंचने नहीं देती थी। मैंने अपने आप को एक मजबूत इंसान बना लिया था, अपने दिल को पत्थर कर लिया था जहां सिर्फ उम्मीद और हौसले की रोशनी थी। सुबह सवेरे जब मैं उठती थी तो मेरी आंखों में एक नई चमक होती थी, एक ऐसी चमक जो मुझे बताया करती थी कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैंने अपने आप को ये यकीन दिलाया था, ये सब कुछ मामूली नहीं है और एक दिन मैं इस अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ जाऊंगी। मैं अपने आप की आवाज़ को सुनती थी जो मुझे हिम्मत देती थी, जो मुझे याद दिलाती थी कि मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और बहुत कुछ सहा है। मैं जल्द ही इससे भी निकल जाऊंगी। इस कैद ने मुझे तोड़ने के बजाय मुझे और ज्यादा मजबूत कर दिया था। मैंने अपने अंदर एक ऐसी ताकत महसूस की थी जो पहले कभी नहीं आई थी। ये ताकत मेरी आंखें की जंग के लिए थी और मैं इसे हर हाल में जीतना चाहती थी। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी, लेकिन फिर मेरे माता पिता का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था। उनकी मोहब्बत और उनकी उम्मीद मुझे जिंदा रहने की वजह देती थी। मैंने सोचा था कि मैं उनके लिए जिंदा रहूंगी, उनके लिए एक मिसाल बनूंगी और उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। ये मेरा फैसला था और मैं इस पर कायम थी। दिन नमन ने मुझे तलाक दे दी थी। उसने मुझे कोई वजह नहीं बताई थी कि उसने मुझे किस लिए छोड़ा। उसने बस एक कागज मेरे हाथ में थमा दिया और कहने लगा कि तुम अब आज़ाद हो, तुम यहाँ से जा सकती हो। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे कि तुम आज़ाद हो। मैंने सोचा, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे एक लम्हे लगा था जैसे मेरा वजूद खत्म हो गया। मैं उसके आगे रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, उसके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही थी, मगर उस पर तो कोई भी असर नहीं हुआ था। उसने मुझे घर से निकाल दिया था। बिना किसी चीज के मैं खाली हाथ घर से निकली थी। मेरे शरीर पर सिर्फ वो कपड़े थे जो मैं पहने हुई थी। मैं सड़क पर आ गई थी। लाचार और मददगार बढ़ती हुई सर्दी मेरे शरीर को छलनी कर रही थी और भूख ने मेरा पेट मरोड़ कर रख दिया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी का यह पहलू भी हो सकता है। एक अजनबी जगह, अजनबी लोग, बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे। मैं पूरी तरह से अकेली थी। उसी रात में एक पार्क के बेंच पर बैठी रही। सर्दी इतनी ज्यादा लग रही थी कि मेरे दांत बज रहे थे और मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने अपने आप को सिकोड़ लिया था, मगर ठंड अंदर तक उतर रही थी। ठंड से बचने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं था, कोई शॉल या कोई जर्सी भी नहीं थी। बस शरीर पर ही कपड़े पहने हुए थे। भूख का एहसास इतना बढ़ चुका था कि मैं कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि अब क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी। मैंने आसमान की तरफ देखा। सितारे चमक रहे थे, मगर मुझे अपनी किस्मत में कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। तन्हाई ने मुझे घेर लिया था। मैंने कभी अपने आप को इतना अकेला महसूस नहीं किया था जितना अब कर रही थी। हर गुजरता हुआ वक्त मुझे बरसों जितना लग रहा था। मैंने अपने बीते हुए दिनों को याद किया, जब मैं अपने घर में सलामत और खुशी रहती थी। मेरे माता पिता, भाई बहन मुझे बहुत प्यार करते थे। वो दिन कितने अच्छे थे, कितने खूबसूरत थे, और आज मैं कहाँ आ गई थी। कई दिन तक मैं सड़कों पर भटकती रही थी। मेरी रात इसी तरह से गुजर रही थी। मैंने कचरे के ढेर से खाना तलाश किया था, पार्क में रात गुजारी थी, वहाँ की बेंचों पर सोई थी।
गुजरते दिनों के साथ मेरी हालत बिगड़ती चली जा रही थी। मेरे कपड़े फट चुके थे, मेरे बाल बिखरे हुए थे जिनमें कंघी लगे हुए भी कई दिन हो गए थे, और मेरी आंखों में एक मरी हुई सी चमक थी। लोग मुझे देखकर रास्ता बदल लिया करते थे, जैसे मैं कोई बीमारी हूँ। मैंने कई बार अपनी जान लेने की भी कोशिश की, सोचा कि सुसाइड कर लेती हूँ, मगर फिर जब मेरे अंदर एक चिंगारी उभरती, वो चिंगारी जिसने मुझे जीने पर मजबूर कर दिया था, जो मुझे याद दिलाया करती थी कि मैंने इतनी मुश्किलों का सामना किया है, मैंने इतनी परेशानी सही है, तो फिर अब मैं हार क्यों नहीं मान रही हूँ? मुझे हार नहीं माननी है, नहीं मैं आगे बढ़ूंगी। मैंने अपने आप से कहा था कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे अपनी जिंदगी दोबारा से हासिल करनी है। एक दिन मैं गली में बैठी हुई थी, सर्दी और भूख से बेहाल हो चुकी थी। तभी मेरे सामने से एक बूढ़ी औरत गुजरी। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में तरस था। वो मेरे पास आई और मुझे कुछ खाने को दिया। मैंने कई दिनों से वैसे भी कुछ नहीं खाया था। मैं बहुत भूखी थी, तो मैंने जल्दी से वो खाना खा लिया। उसने मुझसे मेरी हालत के बारे में पूछा। फिर मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसने मेरी आंखों में आंसू देखे और फिर उसने मुझे एक जगह का पता बताया जहां मैं जाकर रह सकती थी। उसने कहा, वहां तुम्हें रहने की जगह तो मिलेंगे ही, खाना भी मिलेगा और शायद तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत भी कर सकोगी। उसके शब्द मेरे लिए उम्मीद की किरण बन गए थे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उस जगह पर पहुंच गई जिसके बारे में उसने बताया था। उस जगह का रास्ता तो बहुत ही लंबा था, मगर मेरे कदमों में एक नई ताकत आ गई थी। मैंने सोचा कि शायद यूं ऊपर वाले की तरफ से एक इशारा है। अब मेरे पास ठीक मौका है। जब मैं वहां पहुंची तो वहां एक सिंपल सी बिल्डिंग थी, मगर मेरे लिए वो किसी महल से कम नहीं थी। अंदर दाखिल होते ही मुझे गर्मी महसूस हुई थी और फिर मुझे खाने के लिए खाना दिया गया। मैंने कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया था। वहां और भी औरतें मौजूद थीं जिनकी कहानियों मुझसे मिलती जुलती थीं। उन्होंने मेरा स्वागत किया था और मुझे एक बिस्तर दिया गया। उस रात में वहां सुकून से सोई थी। कई महीनों के बाद मुझे इतनी गहरी नींद आई थी। ये जगह एक हॉस्टल की तरह थी। यहाँ रहकर मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया था। वहां मुझे न सिर्फ शारीरिक तौर पर आराम मिल रहा था, बल्कि दिमागी सुकून भी हासिल हुआ था। मैंने वहां की काउंसलर से बात की, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी थी और मुझे बताया था कि मैं अकेली नहीं हूँ। उन्होंने मुझे कानूनी मदद के बारे में भी बताया था, मगर मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। मेरा सबसे पहला मकसद यही था कि मैं पहले अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। मैंने वहां की दूसरी लड़कियों से भी बहुत कुछ सीखा था। वो सब अपनी अपनी जगह एक जंग लड़ रही थी, मगर उनके चेहरे पर एक फैसला था, एक हौसला था। मैंने महसूस किया था कि मैं भी उनमें से एक हूँ और हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बन सकती हैं। ये हॉस्टल मेरे लिए सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि ये एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। मैंने अपने आप से कहा था कि अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, अब मैं सिर्फ आगे बढ़ूंगी। मैंने अपने जख्मों को भरने की पूरी कोशिश की थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब एक मजबूत इंसान बनूंगी। मैं इरादा कर चुकी थी कि अब मुझे रुकना नहीं है। और सुबह जब मैं उठती तो मेरे अंदर एक नई उम्मीद होती थी। मैंने अपने आप को ये समझा लिया था कि मैं अब कमज़ोर नहीं हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से गुजार सकती हूँ। इस जगह पर मैंने पहली बार महसूस किया था कि मैं एक इंसान हूँ और मुझे जीने का हक है। मुझे वहाँ की लड़कियों से बहुत कुछ सीखने को मिला था। उनकी हिम्मत और उनका हौसला मेरे लिए एक मिसाल बन गया था। मैंने हॉस्टल के लाइब्रेरी से कुछ किताबें पढ़नी शुरू की थीं, जिनमें खुद एक भरोसा था और जिंदगी के चैलेंज का सामना करने के बारे में लिखा हुआ था। इन किताबों ने मुझे दिमागी तौर पर मजबूत बना दिया था। मुझे एहसास हुआ था कि मैं अब अकेली नहीं हूँ। दुनिया में बहुत सी ऐसी औरतें और लड़कियां हैं जो मेरे जैसी कंडीशन से गुजर चुकी हैं और उन्होंने कामयाबी भी हासिल की है। वो अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। मैं भी अपने लिए कुछ ऐसा ही करना चाहती थी। मैंने इस हॉस्टल में रहकर अपने आप को दोबारा बदल लिया था और मुझे यकीन था कि मैं अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे सकती हूँ, अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू कर सकती हूँ। मैंने अपने आप को ये भरोसा दिलाया था कि मैं अब एक नई भावना हूँ जो अपने बीते हुए समय को पीछे छोड़कर एक चमकते हुए भविष्य की तरफ बढ़ रही है। ये हॉस्टल मेरे लिए मेरा कुल संसार बन गया था, जहाँ मैंने ज़िंदगी जीने के नए नए तरीके सीखे। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। वहाँ की काउंसलर ने मेरी बहुत मदद की थी।
उन्होंने नौकरी तलाश करने में भी मेरी पूरी पूरी मदद की थी। उन्होंने मुझे कई ऐसी जगहों के बारे में बताया था जहां मुझे नौकरी मिल सकती थी। मैंने कई जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई किया था, मगर मुझे एक्सपीरियंस नहीं था और मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी। मुझे मायूसी होने लगी थी, मगर फिर एक दिन मुझे एक कंपनी के कैंटीन में काम करने की ऑफर मिली थी। ये एक छोटी सी नौकरी थी, मगर मेरे लिए एक बहुत बड़ा और अहम कदम था। मैंने फौरन ही हाँ कर दी थी। मुझे पता था कि ये काम मेरे लिए आसान नहीं होगा, मगर मैं किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार थी। अब मुझे डरना नहीं था, रुकना नहीं था, हारना नहीं था। मैंने अगले ही दिन से नौकरी ज्वाइन कर ली थी। कैंटीन में मेरा काम बहुत मेहनत वाला था और सारे दिन खड़े होकर काम करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ नौकरों को आराम करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। मुझे सुबह सवेरे उठकर वहाँ जाना पड़ता था, बर्तन धोने होते थे, साफ सफाई करनी होती थी। ये सारे काम मेरे लिए नए थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सारे काम करूँगी, मगर अब ये मेरी हकीकत थी। मैंने अपने आप को ये समझा लिया था कि ये सिर्फ एक शुरुआत है और मुझे इससे बेहतरीन फ़ायदा उठाना होगा। मेरी ज़िंदगी जो कभी परेशानियों भरी हुआ करती थी, मुझे उसको बेहतर करना होगा। मैंने अपनी पूरी ईमानदारी और लगन से काम करना शुरू कर दिया था। मैंने अपने अंदर की हिम्मत को पहचाना। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक था और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने शौक को अपने काम में शामिल कर लूं। मैंने देसी खाना बनाना शुरू कर दिया था, जैसे छोले भटूरे, शाही पनीर, मिक्स सब्जी, लच्छा परांठा और कड़ी चावल, और भी बहुत अलग तरह की रेसिपी जो मैं इंडिया में खाया करती थी और मेरी मम्मी जिस तरीके से खाना बनाती थी, मैं उसी तरह से खाने को यहाँ भी बनाने वाली थी। क्योंकि घर में जब मेरी मम्मी खाना बनाया करती थी तो मुझे उनके हाथ का ये देसी खाना बहुत ही अच्छा लगता था। मैं अपने देश के तरीके से खाना बनाने लगी तो वहाँ के लोग हैरान हुए, मगर फिर उन्हें मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आने लगा। मास्टर विलियम, जो कैंटीन के इंचार्ज थे, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। वो मेरी मेहनत और ईमानदारी से बहुत इम्प्रेसिस हुए थे। उनको भी मेरे हाथ का बनाया हुआ इंडियन खाना बहुत ही पसंद आया था और उन्होंने कहा था कि तुम अगर अपने इस खाने में और रेसिपीज ऐड करना चाहती हो तो कर सकती हो, हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। वो हमेशा मेरे हाथ के बने हुए खाने की तारीफ किया करते थे और दूसरे नौकर भी मेरे हाथ के बने खाने के दीवाने हो गए थे। वहाँ सारे लोग कहते थे कि भावना, तुम्हारे हाथ के बने खाने में तो जादू है। हमें इंडियन खाना बहुत पसंद है और तुम जिस तरीके से खाना बनाती हो उसमें एक अलग ही टेस्ट होता है। वो मेरी तारीफ किया करते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनकी तारीफ किए गए एक एक शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। ये सारी तारीफ मुझे हौसला दिया करती थी कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं बहुत काम। मेरी छोटी सी कैंटीन की नौकरी ने मुझे एक पहचान दी थी। लोग मुझे इंडियन खाने वाली भावना के नाम से जानने लगे थे। ये सब मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा खुशी का एहसास था कि लोग मेरी मेहनत को सराह रहे हैं। मेरी जिंदगी में थोड़ी सी परेशानी आने लगी थी। मैंने हॉस्टल छोड़कर एक छोटे से कमरे में रहना शुरू कर दिया था, जो कि एक किराए का कमरा था। मैं अपनी कमाई से अपनी ज़रूरत को पूरी किया करती थी और कुछ पैसे बचा भी लेती थी। मैंने अपने आप को बेहतर महसूस करना शुरू कर दिया था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि अब मैं अकेली नहीं थी। मेरे पास काम था और मेरे आसपास अच्छे लोग थे, मगर दिल में एक डर अभी भी बाकी था। मेरे पति नमन का, उसकी यादें, उसके दिए हुए जख्म मुझे कभी कभी बेचैन कर दिया करते थे। रातों को मैं सो नहीं पाती थी। उसके अत्याचार का मंजर मेरी आंखों के आसपास घूमता रहता था। मैंने अपने आप को ये समझा लिया था कि वो अब मेरे बीते हुए समय का हिस्सा है। वो मुझे छोड़ चुका है तो फिर अब मुझे उससे नहीं डरना चाहिए। अब जब मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है तो फिर मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, क्यों उससे डर रही हूँ? मुझे तो सिर्फ आगे बढ़ना है। मैं अपने कैंटीन के लोगों से बात किया करती थी, उनकी बातें सुनती थी और खुद भी बोलने की कोशिश करती थी। वहाँ तरह तरह के लोग गाते थे। मैंने कुछ किताबें भी पढ़ना शुरू कर दी थी। मैं उन लोगों की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करती थी। जितना हो सकता अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देने की कोशिश करती थी। मैं इंग्लिश सीखने की पूरी कोशिश कर रही थी ताकि मेरी वोकैबुलरी बेहतर हो सके। मुझे पता था कि अगर मुझे इस देश में तरक्की करनी है तो मुझे अपनी लैंग्वेज में परफेक्ट होना होगा। मैंने अपने आप को एक नया मकसद दे दिया था और मैं इस मकसद को हासिल करने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट बन गई थी। कैंटीन की नौकरी मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी या मेरी नौकरी नहीं थी,
बल्कि मेरे लिए एक नई शुरुआत थी, एक ऐसे कदम की जिसने मुझे अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में लेने का मौका दिया था। मैंने खुद में महसूस किया था कि मैं अब कमज़ोर नहीं हूँ। मैं एक मजबूत और ताकतवर लड़की बन गई हूँ जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। हर सुबह जब मैं सवेरे उठती थी तो मेरे अंदर एक नई उमंग, एक नई चाहत और एक नई ख्वाहिश होती थी। मैंने अपने आप को ये समझा लिया था कि अब मैं एक आज़ाद इंसान हूँ। अब कोई भी मुझे अपनी कैद में नहीं कर सकता और मुझे अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से गुजारने का पूरा पूरा हक है। मैंने अपने आप को ये भी समझाया था कि मैं अब किसी के रहम और करम पर नहीं रहूंगी। मैं अपने लिए खुद काफ़ी हूँ, बल्कि मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकती हूँ। कैंटीन के काम ने मुझे फाइनेंशियली तौर पर मजबूत नहीं कर दिया था, बल्कि मुझे लोगों से जुड़ने का मौका भी दिया था। मैंने महसूस किया था कि ये छोटी छोटी कामयाबियां मुझे और बड़ी बड़ी मंजिलें की तरफ ले जा रही है। मेरे दिल में एक नई उम्मीद पैदा हो चुकी थी और मैं अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी। मैं अपने आप को ये महसूस करवाना चाहती थी कि मैं अब एक नई भावना हूँ जो अपने पुराने समय को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी है और एक नए फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है। मैंने अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन कोर्सेस भी शुरू कर दिए थे, ख़ास तौर पर कंप्यूटर और कम्युनिकेशन स्कॉलर्स के बारे में। मुझे पता था ये हुनर मुझे आगे पढ़ने में मदद दे सकता था। मैं हर रोज़ कुछ नया सीखने की कोशिश करती थी ताकि मैं अपने आप को आगे की कामयाबी के लिए और ज़्यादा निखार सकूं। मेरे अंदर एक लगन पैदा हो चुकी थी और मैं अपने आप को एक कामयाब इंसान के तौर पर देखना चाहती थी। कैंटीन में काम करते हुए मुझे कई महीने गुजर चुके थे। मेरी जिंदगी एक रूटीन पर आ चुकी थी। सुबह जल्दी उठना, कमरे की साफ सफाई करना, अपने लिए नाश्ता बनाना, तैयार होकर काम पर जाना और फिर वापस आकर थोड़ी देर आराम करना, उसके बाद रात का खाना बनाना। मैंने अपने आप को इस रूटीन में अच्छी तरह से ढाल लिया था और मुझे इसमें एक सुकून महसूस होता था। मैं अपने काम में परफेक्ट हो चुकी थी और मेरी बनाई हुई डिशेस कंपनी के नौकर और कस्टमर को बहुत अच्छी लगती थी। मास्टर विलियम भी मुझ पर पूरा भरोसा करते थे और मुझे हमेशा नए पकवान बनाने की परमिशन देते रहते थे, क्योंकि मेरी ही वजह से उनका कैंटीन चल पड़ा था। अमेरिका में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इंडिया से आकर रह रहे थे, जिनको इंडियन फूड बहुत पसंद था और कुछ अमेरिकन लोगों को भी इंडियन फूड खाने का शौक था। उनको इस छोटे से कैंटीन में उनकी ही पसंद का खाना मिल रहा था। मेरी जिंदगी में एक ठहराव आ गया था और मैं बीते हुए दिल पर लगे जख्मों को भरने की कोशिश कर रही थी। एक दिन जब मैं कैंटीन में रोज की तरह काम कर रही थी तो मैंने देखा कि एक नया इंसान कैंटीन में दाखिल हुआ था। वो बहुत ही हैंडसम और पढ़ा लिखा इंसान लगता था, या फिर किसी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। कोई बहुत ही फेमस इंसान। उसकी चाल में खास तरह का कॉन्फिडेंस था और उसकी आंखों में गहराई थी। वो सीधा मास्टर विलियम के पास आया और उनसे बात करने लगा। मास्टर विलियम ने उन्हें मास्टर हेनरी के नाम से पुकारा था और मुझे बाद में पता चला कि वो कंपनी के मालिक थे। उनकी मौजूदगी ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, मगर मुझे लगा जैसे मैं उन्हें पहले से जानती हूँ। मास्टर हेनरी अक्सर कैंटीन में आने लगे थे। वो कभी अकेले आते थे तो कभी अपने साथ दूसरे लोगों को भी लेकर आते थे। शायद उनके ऑफिस के लोग होते होंगे। मैंने नोटिस किया था कि वो मुझे बार बार देखते थे। उनकी नज़रें मुझ पर पड़ती और मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस होती थी। वो कुछ कहते तो नहीं थे, बस दूर दूर से देखते रहते थे। मुझे उनकी नज़रों में एक अजब एहसास महसूस होता था, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे। मैंने सोचा कि वो शायद मेरे इंडियन फूड की वजह से मुझे देख रहे हैं, या फिर मेरे इंडियन होने की वजह से मुझे देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन्स और इंडियंस में कोई भी इंसान आसानी से फ़र्क महसूस कर सकता है। मगर उनकी नज़रों में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो मुझे परेशान कर रहा था। मेरे दिल में एक शक पैदा होने लगा था। मुझे लगता था कि कहीं वो मेरे पति नमन को तो नहीं जानते। क्या वो उनके कहने पर तो मुझे नहीं देख रहे? मेरे बीते हुए समय के डर ने मुझे एक बार फिर से बुरी तरह से झंझोर दिया था। मुझे बेचैनी होने लगी थी, घबराहट होने लगी थी। मैंने अपने आप को तसल्ली दी थी और समझाया था कि ये सिर्फ मेरा वहम है, मगर उनकी मौजूदगी मुझे लगातार बेचैन कर रही थी। मैंने कोशिश की थी कि मैं उनसे नज़रें नहीं मिलाऊं, मगर वो जब भी आते बार बार मेरी तरफ ही देखते थे।
उनकी आंखों में एक नरमी हुआ करती थी, मगर मुझे इस नरमी में भी एक सवाल नजर आता था। मैंने अपने आप को ही समझा लिया था कि मैं अब एक आज़ाद लड़की हूँ और मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मगर मेरे अंदर का डर मुझे अभी भी परेशान कर रहा था, जो अभी भी मेरे दिल में बाकी था। मैंने अपने आप को काम में बिजी रखने की पूरी कोशिश की थी, ताकि अगर मैं काम में बिजी रहूं तो मैं उनके बारे में ज़्यादा न सोच सकूं, मगर उनकी तस्वीर मेरे दिमाग से हटती ही नहीं थी। मैंने मास्टर विलियम से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मास्टर हेनरिक बहुत ही कामयाब और नेक दिल इंसान है। वो अपनी कंपनी के नौकरों का बहुत ख्याल रखते हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिला था, मगर मेरे दिल का शक अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। मैंने सोचा था कि अगर वो सच में नमन के बारे में कुछ भी जानते हैं तो क्या वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरी मदद भी कर सकते हैं। ये ढेर सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहते थे। मैंने अपने आप को मजबूत करने का फैसला कर लिया था। मैंने सोचा था कि अगर वो सच में नमन के बारे में कुछ जानते हैं तो मुझे उनका सामना करना पड़ेगा। मैं अब वो कमज़ोर भावना नहीं थी जो किसी के जुल्म के सामने झुक जाए। मैंने अपने अंदर की ताकत को दोबारा से जगा दिया था। मैंने अपने आप से कहा था कि मैं किसी भी कंडीशन में उनका सामना करने के लिए तैयार हूँ। मास्टर हेनरी की मौजूदगी में मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। मुझे नहीं पता था कि ये मोड़ मुझे कहाँ ले जाएगा, मगर मैं तैयार थी। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया था कि मैं अब एक आज़ाद लड़की हूँ और मुझे अपने फैसले खुद करने हैं। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब ना मुझे किसी ने कैद में रखा हुआ है, तो फिर मुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे लिए एक नया चैलेंज था और मैं इस चैलेंज का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। हर गुजरते हुए दिन के साथ मैं उन नज़रों में एक नया सवाल देखा करती थी और मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। उनकी खामोश नज़रें अब एक कहानी सुना रही थीं जिसे मैं समझने की कोशिश कर रही थी। कभी कभी मुझे लगता था कि वो मुझे हमदर्दी से देख रहे हैं और कभी कभी मुझे उनकी नज़रों में एक गहरी सोच नज़र आती थी। ये सब मुझे बेचैन कर रहा था, मगर साथ ही एक अजीब सी उम्मीद भी दिल में पैदा हो रही थी। उनकी मौजूदगी ने मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मचा दी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो, मगर मैं इस तूफान का सामना करने के लिए अभी तैयार नहीं थी। मुझे ये भी महसूस होता था कि उनकी नज़रों में मेरे लिए इज्जत थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैंने उनके हर हरकत को ध्यान से देखना शुरू कर दिया था और मुझे लगा कि उनका मकसद मुझे सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि कुछ और है। मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगी थी। एक दिन जब मैं कैंटीन में अपने काम में बिजी थी तो मास्टर विलियम मेरे पास आए और कहने लगे कि मास्टर हेनरी ने मुझे उनके ऑफिस में बुलाया है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और मैं सोच रही थी कि उन्होंने ना जाने मुझे क्यों बुलाया होगा। मुझे लगा कि मेरा शक सही था, वो सच में नमन के बारे में ही कुछ जानते हैं। मेरे दिमाग में कई सारे सवाल उभर आए थे कि क्या वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, कि अब वो मुझसे नमन से रिलेटेड कोई बात कहेंगे। एक डर की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई थी। मैंने मास्टर विलियम से इजाज़त ली और मास्टर हेनरी के ऑफिस की तरफ चल पड़ी थी। मेरे कदम भारी हो रहे थे। हर कदम जैसे मेरे साथ एक नया खौफ लेकर आ रहा था। मेरा डर बढ़ता चला जा रहा था। जब मैं मास्टर हेनरी के ऑफिस में दाखिल हुई तो वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे भी बैठने का इशारा किया था। मैं सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई थी और मेरी नज़रें उनकी नज़रों से मिल गई थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि भावना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने सर हिला दिया था और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। फिर उन्होंने वही कहा जिसके बारे में मैं पहले से ही सोचकर आई थी। उन्होंने कहा, मैं नमन का पुराना दोस्त हूँ। ये शब्द सुनकर मुझे एक जोरदार झटका लगा था। मैं फौरन ही सोचने लगी कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। आगे कहा कि मैं तुम्हारे हालात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मुझे पता था कि नमन ने तुम्हारे साथ क्या किया है। उनके शब्द सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये सब कैसे जानते हैं। उन्होंने बताया कि नमन ने उन्हें अपनी मुश्किलों के बारे में बताया था और इस दौरान उन्होंने मेरी हालत के बारे में भी जान लिया था। उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता हुआ कि मैं इस कंपनी में कैंटीन में काम कर रही हूँ तो उन्होंने मुझे जानबूझकर नौकरी दी थी ताकि वो मेरी मदद कर सके।
उनके शब्द सुनकर मैं उलझन और शक में जा चुकी थी। मैंने कहा, क्या ये सच है? क्या कोई अजनबी इंसान मेरी इतनी भी मदद कर सकता है? मैंने उनसे पूछा कि आपने मेरी मदद क्यों की? आपको इससे क्या फायदा होगा? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि भावना, हर मदद के पीछे कोई फायदा नहीं होता। मैंने तुम्हारी आंखों में एक चमक देखी थी, एक ऐसी चमक जो हार मानने को तैयार नहीं थी। मैंने तुम्हारी हिम्मत और लगन को सराहा है और मैंने सोचा है कि तुम्हें एक मौका मिलना चाहिए। उनके शब्द मेरे दिल को छू गए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई अजनबी मेरी इतनी मदद करेगा, मेरी इतनी परवाह करेगा। मगर फिर भी मेरे दिल में एक शब्द बाकी था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत धोखे खाए थे और मैं किसी पर भी इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकती थी। मास्टर हेनरी ने महसूस किया कि मैं अभी भी शक में डूबी हुई हूँ। उन्होंने कहा कि भावना, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं चाहता, बल्कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिसमें नमन के बारे में कुछ डिटेल्स लिखी हुई थीं और ये भी लिखा हुआ था कि वो अब अमेरिका से बाहर जा चुका है। ये सब देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिला था। मैंने महसूस किया कि शायद ये सच कह रहे हैं। मेरे दिमाग में पुराने समय की सारी सख्त यादें ताज़ा हो गई थीं, मगर इस बार उनके साथ एक उम्मीद की किरण भी थी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया था और उनके ऑफिस से बाहर आ गई थी। मेरे कदम अब हल्के हो गए थे और मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी छाई हुई थी। मैंने सोचा था कि शायद ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। ये एक बहुत बड़ा सच था जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया था। मैंने अपने आप को समझाया था कि मुझे मास्टर हेनरी का पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो मेरी मदद करना चाहते हैं। उनकी आंखों में मैंने सच देखा था। ये मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसमें मुझे उम्मीद की रोशनी नजर आ रही थी। मैंने अपने बीते हुए समय को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। वैसे भी उस समय ने मुझे दिया ही किया था और मास्टर हेनरी की मदद से मैं अपनी जिंदगी को दोबारा से बनाने का इरादा कर चुकी थी। उसी लम्हे मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में एक नया वक्त शुरू हो चुका है और इस वक्त को अब मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। मैंने अपने आप को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की थी और सोच लिया था कि मुझे अपने फैसले खुद करने हैं। उनकी बातों ने मेरे दिल से एक बोझ उतार दिया था। मुझे लगा जैसे मैंने कुछ समय बाद ठीक से सांस ली हो। उनकी हमदर्दी और उनके अच्छे व्यवहार ने मेरे दिल में एक नई जगह बना ली थी और मैंने पहली बार महसूस किया था कि मैं सच में सलामत हूँ। उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी का रास्ता दिखाया था और मैं उस रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। मास्टर हेनरी से मुलाकात करने के बाद मेरी जिंदगी में एक नया बदलाव आया था। मैंने उन पर भरोसा करने का फैसला कर लिया था। हालांकि मेरे दिल में अभी भी थोड़ा बहुत शक बाकी था, मगर उनकी बातों में एक सच्चाई थी, एक भरोसा था और उनकी आंखों में उस सच्चाई की चमक भी दिख रही थी कि वो झूठ नहीं बोल रहे, वो सच में मेरी मदद करना चाहते हैं। मैंने अपने आप को ये समझा लिया था कि वो इंसान मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। मास्टर हेनरी ने मुझसे कहा था कि वो मेरा पासपोर्ट वापस लेकर आएंगे। ये शब्द मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थे। मेरा पासपोर्ट मेरे लिए मेरा डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि मेरी आज़ादी की पहचान थी। कुछ दिन के बाद मास्टर हेनरी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मेरा पासपोर्ट मेरे हवाले कर दिया था। मैंने पासपोर्ट को अपने हाथ में लिया तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये कैसा लम्हा था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती थी। मैंने कई महीनों बाद अपनी आज़ादी को महसूस किया था। मैंने मास्टर हेनरी को पूरे दिल से शुक्रिया कहा था और उनकी आभारी रही थी। इस बार मेरे धन्यवाद में कोई शक नहीं था। मेरे व्यवहार में उनके लिए बेहद इज्जत थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि भावना, ये तो सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद मेरी जिंदगी में और भी ज़्यादा खुशगवार बदलाव आएंगे। मुझे कंपनी में तरक्की मिली और मैं उनकी कंपनी की मैनेजर बन गई थी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कदम था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कैंटीन से निकलकर एक कॉरपोरेट माहौल में काम करूंगी। ये एक नया चैलेंज था, मगर मैं इसके लिए तैयार थी। मैंने अपनी पूरी लगन और मेहनत से काम किया था। मैंने इंग्लिश बोलना सीखी थी, कंप्यूटर चलाना सीखा था, ऑफिस के बाकी के काम को समझा था। मेरे साथ काम करने वाले
मेरे साथियों ने भी मेरी बहुत मदद की थी और मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया था। मास्टर हेनरी भी मेरे काम से बहुत खुश हुए थे। उनको मुझ पर बहुत भरोसा था और मेरा काम देखकर तो वो मुझ पर और भी ज्यादा भरोसा करने लगे थे। मैं पहले से भी ज्यादा मजबूत लड़की बनने लगी थी। मैंने अपने आप को ये समझा लिया था कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं अपनी एडवाइस का इजहार किया करती थी और अपने फैसले खुद करती थी। मेरे अंदर का डर धीरे धीरे कम होने लगा था। मैंने अपने दिल पर लगे हुए बीते हुए वक्त के जख्मों को भरना शुरू कर दिया था। मैंने महसूस किया था कि मैं अभी भी आज़ाद हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से गुजार सकती हूँ। मैंने अपने आप को एक नया मकसद दे दिया था और इस मकसद को हासिल करने के लिए मैं पूरी तरह से कामयाब थी। मैंने अपने आप को शिक्षा के मैदान में भी आगे बढ़ाने का फैसला किया था। मैंने शाम की क्लासेस लेना शुरू कर दिया था ताकि मैं अपनी शिक्षा पूरी कर सकूं। मेरी जिंदगी में अब एक और नया मोड़ आ चुका था। मैं काम भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी और अपने लिए वक्त भी निकालती थी। मैंने अपने आप को दोबारा से पहचाना और मुझे अपने आप से मोहब्बत होने लगी थी। मैंने महसूस किया था कि मैं वो कमज़ोर लड़की नहीं हूँ जो बीते हुए वक्त के साये में जीती थी। मैं एक मजबूत, कॉन्फिडेंट और ताकत से भरपूर लड़की बन चुकी थी। मेरे चेहरे पर एक नई चमक थी और मेरी आंखों में नए टैलेंट था। मास्टर हेनरी ने भी मेरे अंदर बदलाव महसूस किए थे, जिससे वो काफ़ी खुश हुए थे। वो हमेशा मेरी तारीफ किया करते थे और मुझे आगे बढ़ने की एडवाइस देते थे। मैंने अपने माता पिता से कीन अटैक्ट भी किया था और उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताया था। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूँ। मैंने उन्हें बताया था कि मैं अब सही सलामत हूँ और मुझे अब किसी भी चीज़ का डर नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा जज्बाती लम्हा था जब मैंने अपने माता पिता को दोबारा देखा। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से गुजारूंगी और मैं उनके लिए गर्व की वजह बनूंगी। ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसमें मुझे अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिल रहा था। मैंने अपने आप को दोबारा से समझाया था कि मैं अब एक आज़ाद औरत हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से गुजारना है। हर गुजरते हुए दिन के साथ अपनी कामयाबियों पर गर्व महसूस करती थी और मुझे यकीन था कि मैं अब और भी आगे बढ़ूंगी। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होने लगा था जिसने मुझे एक नई पहचान दी थी और मैंने महसूस किया था कि मैं अब किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से और अकेले कर सकती हूँ। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इन सारी औरतों के लिए भी एक मिसाल बनना चाहती थी जो मेरे जैसी कंडीशन से गुजर रही थी। मैंने अपने आप को समझा लिया था कि मेरा बीता हुआ समय मुझे कमज़ोर नहीं कर सकता, बल्कि ये मुझे और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं अपनी नौकरी में खुश थी, पढ़ाई भी कर रही थी और मेरे अंदर एक नया कॉन्फिडेंस भी आ चुका था। मास्टर हेनरी और मेरे बीच में एक स्पेशल रिश्ता बन चुका था। वो मेरे लिए सिर्फ एक बॉस नहीं थे, बल्कि एक अच्छे दोस्त भी बन गए थे और एक हमदर्द इंसान थे। वो हमेशा मेरी मदद करते थे और मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया करते थे। मैंने महसूस किया था कि उनकी मौजूदगी मेरी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखती है। उनके साथ बातचीत करते हुए मुझे एक सुकून सा महसूस होता था। एक दिन मास्टर हेनरी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मैंने सोचा कि शायद वो ऑफिस के किसी काम के लिए मुझे बुला रहे होंगे, इसलिए मुझसे बात करनी होगी। मगर जब मैं वहां पहुंची तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहने लगे कि भावना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने उनकी तरफ देखा और मुझे लगा जैसे वो बहुत ही ज़रूरी बात कहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उनके शब्द सुनकर मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो मुझसे ऐसी बात करेंगे। मैं बहुत घबरा गई थी और कन्फ्यूजन में पड़ गई थी। मेरे दिमाग में कई सारे सवाल उभर कर आ गए थे कि क्या ये सच था जो मैं सुन रही थी? क्या वो सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं? मैंने उनसे कहा कि मास्टर हेनरी, मैंने पहले ही बहुत कुछ सहा है। मैं किसी भी बात पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकती और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं शायद खुद को आपके काबिल समझती भी नहीं हूँ। कहाँ आप और कहाँ मैं आप में और मुझ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने उनकी तरफ ध्यान से देखा और कहा कि अच्छा, तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि आप सारी ज़िंदगी मेरे साथ रह सकते हैं? क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी
तो नमन ने भी मुझसे बहुत सारे वादे किए थे, मगर यहाँ लाने के बाद उसने मेरे साथ क्या किया, मुझे छोड़ दिया, मुझे अकेला कर दिया, मुझे बेसहारा कर दिया। अब जब मैं इस हद तक पहुंच गई हूँ, तब मैं दोबारा से खुद को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा कि भावना, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए है और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा, और अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत पर विश्वास नहीं है और तुम्हें लगता है कि जिस तरह से नमन ने तुम्हें बर्बाद कर दिया मैं भी उसी तरह से तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपने अकाउंट में मौजूद जितनी भी रकम है उसकी आधी रकम तुम्हारे नाम करता हूँ, और मेरी जितनी प्रॉपर्टी है उसकी आधी प्रॉपर्टी भी मैं तुम्हारे नाम करता हूँ। मैं कल ही कानूनी कार्रवाई करके ऐसा कर दूंगा। फिर अगर तुम्हें कभी भी लगे कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ तो तुम कभी भी बर्बाद नहीं हो सकोगी। वैसे तो मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए और तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी और अपना आधा बैंक बैलेंस तुम्हारे नाम कर दूं। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी, मगर दिल में खुशी और भरोसा था कि चलो, वो पूरी तरह से मेरा साथ निभाने के लिए तैयार है। उनकी आंखों में मोहब्बत थी मेरे लिए, जो कि मुझे कायल कर रही थी। मैंने अपने बीते हुए समय के जख्मों को याद किया और मेरे दिल से धोखे का डर भी अब खत्म हो चुका था। उनकी बातों में एक सच्चाई थी जो मुझे उन पर भरोसा करने पर मजबूर कर रही थी। मास्टर हेनरी की मोहब्बत की तरफ देखते हुए मैंने अपने आप को तसल्ली दी थी और समझाया था कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता और मुझे एक मौका देना चाहिए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने महसूस किया था कि मास्टर हेनरी की मोहब्बत मुझे एक नई जिंदगी दे सकती है। आखिरकार मैं मास्टर हेनरी की मोहब्बत को कबूल करने का फैसला कर चुकी। मैं उनके ऑफिस गई और उन्हें बताया कि मैं भी उनसे मोहब्बत करती हूँ। उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। उनकी दौलत, उनकी जायदाद और पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन हर इंसान को अपने बुरे वक्त की तैयारी करके रखना चाहिए। मास्टर हेनरी ने अपने वादे के मुताबिक अपना आधा बैंक बैलेंस और अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। मुझे लगा कि जैसे मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो गई है। सबसे पहले उन्होंने कानूनी कार्रवाई पूरी करके मेरे नाम वो सब कुछ कर दिया था जैसा उन्होंने मुझसे वादा किया था। उसके बाद हम दोनों ने उनके तरीके से शादी कर ली थी। हमारी शादी एक सिंपल तरीके से हुई थी, जिसमें हमारे करीब के कुछ दोस्त थे। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे दोबारा इतनी खुशी नसीब होगी। शादी के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। हेनरिक बहुत ही प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले पति साबित हुए थे। उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया और मुझे कभी भी मेरे बीते हुए समय की याद नहीं आने दी थी। मैं उनके बहुत ही खूबसूरत घर में रहती थी। मैंने उनके घर को अपने हाथों से दोबारा से सजाया था। मुझे अभी एक पूरी खुशहाल जिंदगी मिल गई थी। मैंने अपने आप को एक नया मकसद दिया था और मैं इस मकसद को हासिल करने के लिए पूरी तरह से काबिल हो चुकी थी। ये एक नई शुरुआत थी जिसमें मुझे अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिल रहा था। हर गुजरते हुए दिन के साथ मेरी मोहब्बत और खुशी बढ़ती जा रही थी और मुझे यकीन था कि जिंदगी अभी हमेशा ऐसी ही रहेंगी। हेनरी की मोहब्बत ने मेरे जख्मों पर मरहम रख दिया था। मैं पूरी तरह से नमन को भूल चुकी थी और उस जैसे इंसान को कभी याद भी नहीं करना चाहती थी। हेनरी ने मुझे एक नई पहचान दी थी। मैंने महसूस किया था कि मैं अब पूरी तरह से बदल गई हूँ। मेरी जिंदगी का हर लम्हा खुशियों से भरा हुआ है। उनका साथ हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है और मुझे यकीन था कि हमारी जिंदगी का सफ़र अब सिर्फ खुशियों से भरा हुआ होगा। उनकी मौजूदगी ने मुझे एक सुकून दिया था जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मुझे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला किया है। शादी के बाद एंड्री मेरी जिंदगी में एक नया मकसद ले आए थे। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ सहा था, मैं चाहती थी कि कोई और औरत इस दुख से न गुजरे। मैंने हेनरी से अपनी ख्वाहिश इजहार की थी कि मैं घरेलू अत्याचार सहने वाली लड़कियों की मदद करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी बात सुनी और मेरी बात पर पूरी तरह से ध्यान दिया था। हमने मिलकर एक टीम बनाई जिसका मकसद था कि घरेलू अत्याचार से पीड़ित लड़कियों और औरतों को सहारा देना, कानूनी मदद और उनको इंसाफ दिलवाना। ये काम मेरे लिए सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि ये मेरा सपना था, मेरा मकसद था। हमने एक टीम बनाई थी
और उसका नाम रखा था उम्मीद की किरण। शुरू में हमें कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था, मगर हमने हार नहीं मानी थी। हमने लोगों की मदद की और धीरे धीरे हम लोग फेमस हो गए थे। मजबूर और लाचार लोगों की मदद करने का काम हमने शुरू कर दिया था। और तो और लड़कियों की आंखों में उम्मीद की चमक देखती थी तो मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाता था। मुझे महसूस होता था कि मेरी जिंदगी की सारी मुश्किल का एक ही मकसद था, और वो ये था कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। हमने अपनी टीम की एक ब्रांच इंडिया में भी खोली। ये मेरे लिए एक बहुत ही जज्बाती लम्हा था। मैंने अपने देश में अपनी बहनों की मदद करने का जो सपना देखा था, अब वो पूरा हो रहा था। इंडिया में भी हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। हमने कई अत्याचार सहने वाली लड़कियों को अत्याचार से आज़ाद कराया और उन्हें एक नई जिंदगी दी। मैं अक्सर इंडिया जाती रहती हूँ और वहाँ की लड़कियों और औरतों से मिलती हूँ। उनकी कहानियों सुनकर मुझे और भी ज़्यादा हौसला मिलता है और मुझे यकीन होता है कि हम सभी रास्ते पर हैं। इस दौरान मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की शिक्षा भी पूरी कर ली थी। मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की और फिर अपने कामयाब कारोबार शुरू कर लिया था। ये कपड़ों का ब्रांडी था जिसमें मैंने इंडियन ड्रेसेस को अलग अंदाज में पेश किया। मेरा कारोबार बहुत ही कामयाब हुआ और मैंने कई औरतों को रोजगार दिया। मैंने अपने कारोबार को अपने टीम से जोड़ लिया था और अपने प्रॉफिट का हिस्सा में लोगों में बांट दिया करती थी। मैं अब एक वर्किंग वुमन बन गई थी, एक स्ट्रॉन्ग टीम की मैनेजर थी और सबसे बढ़कर मैं खुशहाल और बेफिक्र औरत थी। मैं दुनिया भर की औरतों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गई थी। मैंने अपनी कहानी सुनाकर औरतों को ये पैगाम दिया कि वो कभी हार नहीं माने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी मुश्किल का सामना करें। मेरी कहानी कई औरतों के लिए हौसले की वजह साबित हुई थी और वो अपनी जिंदगी में काफ़ी सारे बदलाव भी लेकर आई थीं। मैंने अपने गुजरे हुए समय को भुला दिया था, मगर मैं उन जख्मों को कभी नहीं भूली थी। वो जख्म मुझे याद दिला देते थे कि मैं कहाँ से कहाँ आई हूँ और मुझे किस मकसद के लिए जीना है। हेनरी हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ थे। वो मेरे हर फैसले में मेरा साथ दिया करते थे और मुझे आगे बढ़ने की एडवाइस देते थे। जिंदगी खुशी और सुकून से भरी हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी का ये अंजाम हो सकता है। हर गुजरते दिन के साथ मेरी जिंदगी एक पूरा का पूरा दायरा बन चुकी थी, जिसमें हर मुश्किल के बाद एक रोशन सुबह होती है। मैंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा दूसरों की मदद के लिए न्यौछावर कर दिया था और मुझे इसमें एक गहरा सुकून महसूस होता था। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था और मैं इस मकसद को हासिल करके बहुत खुश हुई थी। मैंने महसूस किया था कि मेरा सफ़र अभी खत्म होने वाला नहीं, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है जहां मैं अपनी कहानी से दूसरों को इम्प्रेस करूंगी और उन्हें भी अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत दूंगी। फ्यूचर में मेरा इरादा है कि मैं हर जगह से घरेलू हिंसा की शिकार औरतों को बचा सकूं। मैं चाहती हूं कि कभी कोई औरत मेरी जैसी कंडीशन से ना गुजरे, और अगर गुजरे तो उसे पता हो उसके लिए उम्मीद की किरण मौजूद है। मेरी जिंदगी का हर लम्हा एक सबक है और मैं अपने इस सबक को दूसरों के साथ बांटकर उन्हें मजबूत करूंगी। ये मेरा सपना था और मैं इसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। इंडिया वापस आना मेरे लिए एक सपने की तरह था, मगर इस बार ये था कि मैं अकेली नहीं थी। हेनरी मेरे पति मेरे साथ थे और हमने अपने शहर के इलाके में एक बड़ा सा घर खरीदकर उसमें उम्मीद की किरण का ऑफिस बनाया था। यहाँ भी हम औरतों की भरपूर मदद करते हैं, बेसहारा औरतों को सहारा देते हैं और उन्हें इंसाफ दिलवाते हैं। हमारा काम अभी भी जारी है, सच्चाई का और अच्छाई का। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।